झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा जिस एक मुद्दे को लेकर के सबसे अग्रेसिव, सबसे आक्रामक तरीके से जो मुद्दा उठा रही है वो है हजारीबाग रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर के। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं जो सरकार है हेमंत सोरेन सरकार, वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी को अपीजमेंट कर रही है और उसके वजह से हिंदुओं के त्योहारों में हिंदुओं को, सनातनियों को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहां तक कह दिया कि आपको डीजे से आकर नफरत क्यों है, जबकि सुबह 4:30 बजे 5 बजे से अजान की आवाज जो मस्जिदों से गूंजने लगती है, उससे नींद जो है हमारी हराम तक हो जाती है, उस पर कोई प्रतिबंध आप नहीं लगाते हैं। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर अब सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो उनको अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी की तरफ से सबसे जो मोर्चा संभाले हैं वो प्रदीप प्रसाद, जो बीजेपी के विधायक भी हैं, वहां के सांसद जो मनीष जायसवाल, जो उन्होंने अपने रिजीम में इस मामले को खूब जोर शोर से उठाया और अभी भी जब सांसद वो भी इस मुद्दे को खूब उठाते हैं। लेकिन इन दोनों से इतर जो सबसे मुखरता के साथ आवाज उठा रहे हैं वो आजसू पार्टी के एक मात्र विधायक, मांडू के विधायक जो है निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो उठा रहे हैं। और उन्होंने कल जो है सदन के परिसर से जो है जय श्री राम के नारे लगाए और ये बताने की कोशिश की कि आखिर सत्ता पक्ष को हनुमान जी से जो है आखिर डर किस बात की है। बहरहाल इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी मौजूद हैं। क्या बीजेपी को ये जो मामला है, ये जो विषय है, सूट करता है? क्या उनके पास विस्थापन का विषय, बेरोजगारों का विषय या फिर झारखंड में जो कुछ चल रहा है उन विषयों के इतर क्या लाउड स्पीकर के सहारे वो कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है? नहीं, लाउड स्पीकर के सहारे विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहती। जी। वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो छोटा सा तबका ही उसके पास अब बच गया है। जी। आप याद कीजिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, हालिया निकाय चुनाव, जी, जी। लोकसभा चुनाव से जो भाजपा का, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड जी, भाजपा जी, की, जी। जो उसके जमीनी हालात हैं और जिस तरह से उसका सिकुड़न की शुरुआत हुई है और निकाय चुनाव आते आते परिपूर्ण होता दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि उसके साथ अब कोई बड़ी जमात रह नहीं गई। जी, जी। क्योंकि आप याद कीजिए कि झारखंड में या 2 दिन पहले ही की याद है, विधानसभा में जब जयराम महतो नियोजन के सवाल पर बोल रहे थे, विस्थापन के सवाल पर बोल रहे थे, तब सदन में किस तरह सन्नाटा था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से उनकी आवाज को बेहद खामोशी से सुना जा रहा था। बिल्कुल। क्यों सुना जा रहा था? इसलिए कि कहीं न कहीं झारखंड की जमीन की आवाज, यहाँ की युवाओं की आवाज थी, यहाँ के किसानों की आवाज थी, यहाँ के मजदूरों की आवाज थी और जल जंगल जमीन जिसकी बात लंबे समय से झारखंड में होता रहा है, उसकी आवाज थी। लेकिन जब भाजपा की ओर से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भाई हिंदुओं को लाउड स्पीकर बजाने नहीं दिया जा रहा है, डीजे बजाने नहीं दिया जा रहा है, टारगेट, तो आप प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। मैं नहीं जानता, ठीक है। पहली बात तो ये कि पूरे देश में डीजे बजाने को लेकर के, लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के कुछ नियमावली है और भाजपा पर शासित कई राज्यों में डीजे पर प्रतिबंध है, इंक्लूडिंग बिहार, यूपी भी, जिसे हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनाकर पेश किया जाए, वहां भी डीजे बंद है। ऐसे भी हाईकोर्ट का निर्देश है कि इतना डिसिबल पर आपको लाउड स्पीकर बजाना है और रात 10 बजे के बाद जो है इस तरह का कोई म्यूजिक नहीं ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके यह सच है कि हम इसी शहर में देखते हैं कि जब आप रात को निकलिए सिख शादी विवाह के मौसम में, तो सरेआम रोड पर 10 से 12 बजे अभी लगन का मौसम चल रहा है, डीजे की धूम होती है। एक बिल्कुल सच है और उसके कारण जो हार्ट पेशेंट है, कमजोर है, जिनकी तबीयत खराब है, कई बार तो मुझे भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा है कि डीजे बज रहा है, पीछे में खड़ा हूं और लगता है कि अब गिर जाऊं। जी। तो इस तरह के कई लोगों की मौत की रिपोर्टिंग हुई है इस पर, हुई है। तो एक सच है कि डीजे बंद है, डीजे कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
है। जी बावजूद इसके डीजे बजते हैं। भाजपा का यह जो एलिगेशन है यह बिल्कुल सही है, जी लेकिन इसे आप कॉमनल एजेंडा के तौर पर आप ले रहे हैं। देखिए, हर जगह के डीएम के पास कुछ अधिकार होते हैं, जी और ठीक है डीजे बंद है, पर उसे लगता है कि यह इलाका शांतिपूर्ण है और इससे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफर करता है, तो उस हिसाब से जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं चीजों को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि हजारीबाग का इतिहास एक संवेदनशील, नो डाउट, कॉमनल पॉलिटिक्स के ही हिसाब से एक तबका ऐसा है जिसकी कोशिश होती है उस हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट को पैदा करके उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाए। तो वो तबका अपनी कोशिश करता है, पर हम उस तबके से नहीं देखें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए, हमारी मांग ये होनी चाहिए कि ये अधिक कानून है, और कानून है क्या है, तो इसको सख्ती से लागू होना चाहिए। बीजेपी का देखिए यहीं पर ऐतराज है कि कानून तो है, लेकिन कानून सिर्फ हमारे लिए है। मुसलमानों के जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो उस वक्त तो बसते हैं। उनका ये एलिगेशन है कि जब उनके जुलूस में ये अलाव है तो फिर हमारे जुलूस में ये अलाव क्यों नहीं, कि हमारे साथ ये भेदभाव पक्षपात क्यों हो? मैं समझता हूं कि जो पदाधिकारी होते हैं, मैं पहले कह रहा हूं, जो पदाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, जो आला दर्जे के अधिकारी होते हैं, वो उनके पास इनपुट ज्यादा होते हैं जी, हमारे और आपकी तुलना। बिल्कुल। तो उस इनपुट के आधार पर वो चीजों को तय करते हैं जी कि भाई कब हमें इनिशिएटिव लेना है। पर लीगल स्थिति यही है कि डीजे बंद है, जी, है ना। अब रही बात कि भाजपा डीजे को ही मुद्दा क्यों बनाती है। आदि जयराम महतो विस्थापन, नियोजन, रोजगार का मुद्दा बनाकर झारखंडियों का दिल जीत सकते हैं, तो आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं। हजारीबाग का एक विशेष एरिया में ही को आप कॉमलाइज ना भी कहें तो कम से कम पोलराइजेशन तो है, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुओं का पैरोकार बन के आ रहे, उसी हजारीबाग में, उसी हजारीबाग के बड़का गांव के इलाका, तमाम इलाकों में 2-2 बरस 3-3 बरस से लोग विस्थापन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कंटिन्यू जो है वो फास्टिंग चल रहा है और आंदोलन चल रहा है करीबन 4 वर्षों से। जयराम महतो ने इसी बात का सदन में उठाया है, उसी हजारीबाग से। और आप भी उठा रहे विषय क्या है। तो ये लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है ये 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, रामनवमी तक ही चलेगा। तो पर वो जो रोजगार का सवाल है, विस्थापन का सवाल है, तो लंबा कंटिन्यू चलना है। फैसला तो भाजपा को लेना है ना कि आप किस मुद्दे का चयन कर रहे हैं। और मुद्दा झारखंडियों को, झारखंड की भावनाओं को अपने में समाहित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हिंदुओं का सवाल, भाजपा क्या समझती है कि हिंदुओं को सिर्फ लाउड स्पीकर की जरूरत है, माने हिंदुओं को सिर्फ डीजे सुनने की जरूरत है। हिंदू बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, हिंदू बच्चों को विस्थापन के दंश से बाहर नहीं निकालना है, उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए, उसे अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्या, तो डीजे चाहिए। तो भाजपा को खुद को तय कर, भाजपा के आदि यह दुर्गति झारखंड में हुई है, या जो भाजपा एक समय, और याद कीजिए आज की बात नहीं, जब झारखंड का बंटवारा हो रहा था तो झारखंड के बंटवारा में विष्णु गुरु का संघर्ष, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक उसके पीछे एक कहानी यह भी कही जाती है और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती है कि जिस तरह से लालू यादव का बिहार की पॉलिटिक्स में प्रादुर्भाव हुआ 90 के दशक में, तो उसके बाद उत्तरी बिहार के इलाके में भाजपा समझती थी कि यह इलाका हमारे लिए बंजर हो गया, क्योंकि वो सोशल जस्टिस की भूमि बनती जा रही है। वहां रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, और सब सामाजिक न्याय की पाठशाला से निकले हुए चेहरे थे। उसकी तुलना में ये जो इलाका था हिंदू पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा फर्टाइल था। तो उसी ख्याल रखते हुए कहीं न कहीं इस झारखंड का निर्माण भी किया गया। आज 2.5 दशक बीतते बीतते क्या हो गया सोनवाज भाई, मैं इसकी जिक्र कर रहा था कि भाजपा को ओवरऑल अपनी पूरी पॉलिटिक्स का मूल्यांकन करना है। अब याद कीजिए कि आजकल हर राजनेता अपने साथ एक रिसर्च टीम रखता है, पार्टियां भी रखती है, या उसको दूसरे नाम से IT सेल, जो बताता है कि जमीन के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को आप एड्रेस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप याद होगा आपको, आज से 2 या 3 दिन पहले हम लोग नवल विकल कोंगाड़ी से जब यह सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में महामहिम का जो अपमान हुआ,
उसे किस रूप में देखते हैं, संथाल समाज की बेटी का अपमान हो गया। नवल किशोर कोंगाड़ी ने कह दिया कि इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी? उन्हें जानकारी थी जी। दरअसल वहां जो बंगाल के मामले में जिस तरह से कांग्रेस और ममता दोनों आपस में टकराहट की स्थिति में है, उस हालत में उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल था कि वो ममता के साथ जाए या महामहिम जो आज संथाल समाज की बेटी वो अपने समाज के साथ रहे या पार्टी के साथ, ये उनका कंफ्यूजन था या उनके लिए एक बड़ा जस प्रश्न था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो एक छोटा सा विधायक भी इस बात को भली भांति परिचित है कि किस सवाल पे बोलना है, प्रिकॉशन लेना है। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा लगातार झारखंड के जो लार्जर मुद्दे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, लार्जर मुद्दे पर यदि कोई बोल रहा है तो जयराम महतो बोल रहे हैं और प्रदीप यादव बोल रहे हैं। प्रदीप यादव ने जो सवाल खड़ा किया कि झारखंड में 3 बीसी की नियुक्ति होती है, तीनों बाहर होते हैं, ये सवाल, इस तरह के सवाल यदि खड़े होंगे तो हेमंत सोरेन की जो साख रहेगी वो तो बट्टा लगेगा ना। हेमंत सोरेन की साख पर सबसे बड़ा बट्टा जी को लगा रहा है तो प्रदीप यादव लगा रहे हैं सामने आकर, विपक्ष के असली भूमिका में है। जयराम महतो लगा रहे हैं जो सबसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा सवाल क्या कर रही है? भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि डीसी ने इस तरह कर दिया। भाजपा सवाल कर रही है कि देवघर में पुलिस ने लाठी चला दिया। भाजपा सवाल कर रही है कि वहां के सीओ ने ये कर दिया। अरे भाई, इश्यूज है, ये इश्यूज है, ये लार्जर इश्यूज नहीं है। बिल्कुल लार्जर हिंदुओं को लाउड स्पीकर की थमा करके आप उसका वोट नहीं ले सकते। हिंदुओं को डीजे बनाने बजाने की अनुमति देकर के उसका वोट, ठीक, एक छोटा सा सेगमेंट है सोसाइटी, वो सोसाइटी एक फैंटेटेड है या जो 14 या 10 वर्षों में जो उसकी जो नर्सरिंग हुई है, इसके कारण उसे लगता है कि भाई ये जरूरी चीज है। पर वही रामनवमी बीतेगा, जैसे रामनवमी खत्म होगा वो लड़का फिर से अपनी असली दुनिया में जाएगा और रोजगार का सवाल उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। तो जीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, आप जीटेट पर नहीं बोल रहे हैं, दूसरी बहालियां नहीं हो रही, नहीं बोल रहे हैं। खुद सरकार के आंकड़े हैं कि यहाँ 45% या 35% जो रिक्तियां नहीं हुई है, ये भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी जो है डोलड्रम की स्थिति में है, वो छोटे छोटे विषय को उठा रही है, लार्जर विषय को उठाने से वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को पीछे रखती है, या वो उन विषय को टच नहीं करती है, उनकी जो भी समझ है बहरा। लेकिन आजसू पार्टी वो तो सबसे ज्यादा मुखर उठा रही है। बीजेपी से ज्यादा आवाज अगर किसी को गूंजती है सदन के बाहर और सदन के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो मांडू के विधायक हैं, इसकी वजह से मार्शल आउट भी होते हैं। हिंदुत्व के सवाल, वो भाजपा में भी इतना बड़ा परखर हिंदू चेहरा नहीं होगा जितना आजसू के विधायक तिवारी महतो है। मुझे याद है, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इसके पहले वाला विधानसभा में जब मैंने उनसे सवाल कहा, मुसलमान लोग कब्जा कर लिया है, अब पता नहीं आजसू के लोग इस पर ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, और नहीं देते हैं क्योंकि सुदेश महतो जी का जो पुरानी पॉलिटिक्स रही है अब तक की, वो तो इसी लाइन पर रही कि भाजपा के तमाम जो नीतियां हैं या उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके सामने अपना जो झारखंडी प्रोग्राम था, उनका जल जंगल जमीन का सवाल था, उसको उन्होंने तिरोहित कर दिया और उसकी परिणति उनको देखने को मिल रही है। तो जो तिवारी महतो है आदमी, पर इसमें एक खतरा और भी है, जिसको और भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तिवारी महतो पे जीत कितने से हुई है? मात्र 300 या कुछ वोट, 200 या कुछ समथिंग वोट था। जेपी पटेल आज भी वहां खड़े। तो तिवारी महतो को पता है कि आने वाले दिनों में जो कुर्मी पॉलिटिक्स होगा वो तो अपने जगह है ना, कुर्मी होने के नाते उनको जो वोट मिलेगा मिलेगा, अभी उनके वोट में थोड़ा सा भी इजाफा करना है तो उसके लिए हिंदुत्व का वो संगठन और उसी पर वो बैटिंग कर, जिसको लगता है कि 14 के पहले देश में हिंदुओं पर खतरा था और 14 के बाद हिंदुत्व का संकट खत्म हो गया। तो उस सेगमेंट को अपने साथ जोड़ा जाए, उसका 2 से 3% वोट भी उसके हिस्से आ जाता है तो उनका कंफर्टेबल पोजीशन। पर ये उनकी रणनीति कितनी सफल होगी, ये तो जुटा बात। आप ये बता रहे कि पार्टी लाइन से बरक्स है, मतलब अपोजिट है उनका। पार्टी लाइन से बरक्स क्यों कहे? यदि पार्टी लाइन से बरक्स होता तो आजसू आज तक उनसे बोला कर सवाल, पार्टी ने कभी इस तरह संज्ञान नहीं लिया। पार्टी पूछती ना कि तुम जंगल के जमाल पर कितना बोला, जमीन के सवाल पर क्या स्टंट तुम्हारा, या सदन
सदन के अंदर क्या आवाज उठा रहे हो, जो नियोजन का सवाल है वो नहीं उठा रहे हो, आंसू तो कुछ सवाल उठ नहीं रहा है, उनकी ओर से उन्हीं मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो भाजपा विधायकों की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो फिर आंसू का अपनी आइडेंटिटी क्या रही, आइडेंटिटी क्राइसिस की दौर से जिस तरह आंसू गुजर रही है और उसके पास कोई जयराम नहीं है, और जिस एक विधायक है जी वो जय श्री राम वाला है जी। तो खास बात ये भी है कि आज बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी एक एग्रेसिव स्टैंड लिया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि भाई आपको डीजे की आवाज से, हिंदुओं के तीज त्योहार से इतनी नफरत, इतनी दिक्कत है, लेकिन जो मस्जिदों से सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, पहले सुबह जब पूरी गहराई में नींद में लोग रहते हैं और अजान की वजह से नींद हराम हो जाती है, उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगाते हैं? वो सवाल ठीक है, देखिए वो सवाल ये है कि बाबूलाल मरांडी भी समझ रहे हैं कि सारा जो वोट बैंक था वो बिखर रहा है जी, तो बिखरते वोट बैंक को अभी तो वापस तुरंत रिस्टोर नहीं किया जा सकता, पर वो जो हिंदुत्ववादी वोट बैंक है जो भाजपा की पूंजी होती थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड के बंटवारा के समय या लालू यादव के उदय के बाद इस एरिया को इसलिए चुना गया, इस इलाके को, कि हिंदू पॉलिटिक्स के लिए बड़ा ही फर्टाइल था। वो 6 वर्षों के शासन कहिए या 10 वर्षों का जो ये दौर कहिए, हेमंत सोरेन ने उस हिंदू पॉलिटिक्स पर विराम लगा दिया। विराम इसलिए भी लगा दिया कि आज हिंदुत्व का उनसे बड़ा चेहरा नजर झारखंड में कोई नहीं आता। तमाम मंदिरों का जितना दर्शन हेमंत सोरेन करती है, बाबूलाल मरांडी के बारे में कब देख रहे हैं आप, कब किस मंदिर में जा रहे हैं? तो आप हेमंत सोरेन पर गैर हिंदू होने का जो इमेज है तो बढ़ नहीं सकते। और तमाम जो हिंदू फंक्शन है, त्योहार हैं, वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। अरे वो तो पूजा भाई आपको, मुझे लगता है शिव बारात में वो जाते हैं, दुर्गा पूजा हो और तमाम तीज त्योहारों में वो जाते हैं। तो आप उनको गैर हिंदू के तौर पर, हिंदू विरोधी के तौर पर चाहे जितना कोशिश कर ले वो चलने वाला है। तो ये आप कह रहे हैं कि डीजे के भरोसे के लिए बीजेपी, डीजे के भरोसे भाजपा की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, लाउड स्पीकर के भरोसे नहीं चल सकती। यदि भाजपा को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है और झारखंड की राजनीति में रिस्टोर होना है तो उन मुद्दों के साथ जाना पड़ेगा जो जयराम के मुद्दे हैं, प्रदीप यादव के मुद्दे हैं, जो झारखंडियों के सवाल है। ये डीजे और लाउड स्पीकर ये सब क्षणिक मुद्दे हैं, 15 दिन के मुद्दे होते हैं। 15 दिन अच्छा लगता है, सारे लोग सुनते हैं और अंत ही से भूल जाए। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब रामनवमी के मौके पर इस तरह के विषय उठे हों, और ये भी कोई पहला मौका नहीं होगा जब रामनवमी के मौके पर माइनर या फिर मेजर तौर पर जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है वो कहीं कहीं डिस्टर्ब जरूर होता है। यही वजह है कि कहीं वहां का जिला प्रशासन जो है एक एक कदम जो है फूंक फूंक कर उठाती है, जिसका खामियाजा और जिसका असर जो है सरकार की सेहत पर नहीं, लेकिन सरकार पर यह आक्षेप और आरोप लगते हैं कि वो कहीं कहीं सनातनियों का जो है एक तरह से वो अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आज प्रशासनिक मसला है, जी जी, बेहद प्रशासनिक मसला है। प्रशासन को फैसला लेना है। डीजे पर तो बैंड है, पर जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, जहां शांति भंग होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, जहां कोई कॉमनल हार्मोनी पर खतरा नहीं नजर आता, वहां प्रशासन अपनी आंखें थोड़ा सा मूंदता है। जहां उसे लगता है कि नहीं इस तरह के कॉमनलाइज करने की कोशिश हो रही है, वो सख्त रवैया अपनाता है। बाबूलाल मरांडी जी के बारे में आपने जो सवाल किया, मुझे अब भी लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी जो थोड़ा एक सेगमेंट है हिंदू समाज का पार्टी के साथ खड़ा है, नहीं हिंदू समाज का जो उग्र हिंदुत्व की पॉलिसी में विश्वास करता है, जिसे लगता है कि 2014 के पहले हिंदुत्व खतरे में था, 2014 के बाद एक नायक बनकर के पीएम मोदी आए, वह सेगमेंट भी इनके हाथ से टूट नहीं जाए, वह सेगमेंट भी इनके खाते से, और सारी कवायद उसी के उस वोट बैंक को बचाए रखने। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह तिवारी महतो आंसू के एकमात्र विधायक जो है वो कहीं न कहीं उनकी आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है, चाहे सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो। ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं न कहीं जो है इस मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर है। उन्होंने यहाँ तक कहा, जो हजारीबाग में जो लोकल भाषा बोली जाती है उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम तो जो है, यानी जो वहां के विधायक हैं, वो इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा आगे रहेंगे, सबसे ज्यादा उग्र रहेंगे। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि वहां जिला प्रशासन, वहां की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल और हैंडल करती है। एक चीज में जोड़ सकते हैं जी, उसी हजारीबाग में जी जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला के कक्षा भूमि रहा है, इस बार निकाय चुनाव में क्या हुआ?
भाजपा के बागी उम्मीदवार ने जी समराना करके वो जो अरविंद राणा जी अरविंद राणा ने भाजपा के घोषित उम्मीदवार को पराजित कर दिया। जी तो वो जो हिंदू वोट बैंक जो जी भाजपा के लिए बहुत मुफीद रहा है, हाँ उसमें दरारें दिखने लगी। जी और खास बात यह है कि जब तमाम पार्षदों और विधायकों को झारखंड के स्तर पर बीजेपी ने एक मंच पर लाने की कोशिश की और उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद राणा नहीं अरविंद आए। राणा को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो पार्टी से बिल्कुल अलगाव की स्थिति में है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।